कैजुअलिटी होते हैं तो बाकी सैनिकों में और भी साहस बढ़ता है। जो इंडियन आर्मी में जो अफसर हैं वो अफसर हमारे पास होते तो हम इंडियन आर्मी को नहीं जीतने देते। चांद में जब तक सपन है, सूर्य में जब तक तपन है, गर उससे फहरो तिरंगे, हम तुम्हें झुकने न देंगे। भारतीय सेना का ये जज्बा इन गीत की पंक्तियों में साफ तौर पर झलकता है और इन पंक्तियों को जिन लोगों ने जिया है उन्होंने भारत को हर युद्ध में विजय बनाया है। भारत की शान है वो बड़ाई है। बात कर रहे हैं 1971 के युद्ध की। 16 दिसंबर का वो दिन जब भारत का परचम दुनिया भर में उस रूप में लहराया कि दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ विदेशी धरती पर, जहां पर भारत की सेना ने विदेशी सेना को घुटनों के बल ला दिया और हज़ारों सैनिक, लगभग 93,000 सैनिक हैं, वो आत्मसमर्पण कर गए और भारत की सेना ने दुनिया के अंदर अपने कारनामे से एक इतिहास रच दिया। आज का दिन उसी इतिहास को याद करने का मौका है और मेरे साथ में पंजाब केसरी के स्टूडियो में, स्पेशल रूम में, हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं कर्नल एसबी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एसबी सिंह इन दिनों एडवोकेसी कर रहे हैं उन तमाम सैनिकों की, सैनिक परिवारों की जिनको प्रशासनिक उदासीनता, अनदेखी के चलते न्याय नहीं मिल पाता। जो आर्मी ट्रिब्यूनल है उसके अंदर लगातार आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन युद्ध भूमि में बात करेंगे 1971। जब आपके जहन में आता है कर्नल साहब 1971, पहला कौन सा वाकया ऐसा आपके जहन में आता है? फ्लैशबैक में ज़रा आपको ले जाना चाहते हैं, उस युद्ध भूमि में फिर से खड़ा करना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं वहाँ से कर्नल एसबी सिंह? देखिएगा, 1971 का जो वार था वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल और भारतीय सेना के वीरता का एक बहुत ही उदाहरण था। ये एक विश्व में एक भारतीय सेना ने अपना गौरव स्थापित किया। इतना स्विफ्ट एक्शन, इतना सक्सेसफुल एक्शन किया जो कि भारत किसी भी वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। भारतीय सेना ने इतना अच्छा प्लानिंग किया, सूझबूझ से काम किया और इस ढंग से आप उनको, पाकिस्तानी सेना को इस तरह एक तरह का उनको ऐसा कब बाईपास करके जगह जगह से उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह की इतनी बड़ी सेना को वो भी एक देश के अंदर घुस करके उनको आत्मसमर्पण करवाना, इतना अंदर जा करके, इतना बड़ी बड़ी रिवर्स को क्रॉस करके, बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके, ये एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास भारतीय सेना ने रचा जो कि एक स्वर्णीय अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा और हमेशा भारतीय सेना हमेशा इस पर गौरव करती रहेगी। इसमें मेरा जहाँ तक है, मैं उस युद्ध में शामिल था, बांग्लादेश वार में। मैं एक आर्टिलरी ऑफिसर हूँ और मेरा काम था आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट करना। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर था। जब इन्फेंट्री अटैक में जाती है तो उनको आर्टिलरी फायर की जरूरत पड़ती है। तो हमारा काम था कि उस आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट करें जिससे कि इन्फेंट्री अपने ऑब्जेक्टिव को कैप्चर कर सके और हम आर्टिलरी फायर उस ऑब्जेक्टिव को न्यूट्रलाइज कर सके, जिससे कि दुश्मन को ध्वस्त किया जा सके और जिससे कि इन्फेंट्री जो फुट सोल्जर हैं वो आराम से उस पर कब्जा कर लें। तो हमारा जो काम था वो बहुत ही एक सबसे बड़ा रिस्क आर्टिलरी जो दुश्मन को होता है वो होता है कि जो ओपी ऑफिसर है वो टारगेट होता है उनका। उसको अगर टारगेट कर लेते हैं तो वो आर्टिलरी फायर डायरेक्ट नहीं कर पाए। तो हमारा जो था वो बहुत ही रिस्की जॉब था। मैंने पाचागढ़
मैं अटैक मारा तब उसमें ओपी ऑफिसर था, फिर खानसामेना में अटैक मारा वो तब ओपी ऑफिसर था, बाकी और 10R में, अमरखन्ना में, जगदलपुर में, जब इन्फेंट्री जगह जगह अटैक मारे। हमारा जो फाइनल जो सरेंडर हुआ था वो सैदपुर में हुआ था। मेन सरेंडर जो हुआ था वो ढाका में था, लेकिन जो नॉर्दर्न साइड से जो थ्रस्ट आई थी एक ब्रिगेड की जिसका मैं हिस्सा था, उसका सरेंडर सैदपुर में हुआ था। हमको पता है ब्रिगेडियर कटपालिया थे उसमें ब्रिगेड कमांडर, उनने वो सरेंडर लिया था। पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने अपना पिस्तौल उनको हाजिर किया था और वो एक बहुत ही स्वर्णीय दिन था और हमारे लिए एक इतना बड़ा गौरव था, उसमें इतना जज्बा था हर एक हिंदुस्तानी सैनिक में, जो उसने गौरव जो इतिहास रचा वो एक वर्ल्ड में एक उदाहरण है और पूरी वर्ल्ड की सेना है वो आश्चर्यचकित रह गई कि भारतीय सेना ने इस तरह का काम कर कैसे दिया। तो वो एक सैनिक को हमारे ये सब क्रेडिट जाता है हमारे सैनिकों को। उस सैनिकों ने अपनी बहादुरी दिखाई, उनने बहुत सी हमारी कैजुअलिटी भी हुई हैं। मेरा ओपी ऑफिसर जो मेरा वायरलेस सेट था ले जा रहा था वो मारा गया। वो अच्छा, गोली मेरे में लग सकती थी, आपका साथी एक था। लेकिन वो उसके लगी बेचारे की, वो खत्म हो गया। लेकिन हमने फिर भी वो वायरलेस सेट खुद उठाया, हमने फिर भी फायर डायरेक्ट किया और दुश्मन पर कब्जा किया। तो ये जब हम याद करते हैं, उस फ्लैशबैक करते हैं तो बड़ा ही वो होता है कि हम तो जब सरेंडर हो गया तब हम ये सोचे कि हम बच कैसे गए। हमारे को तो ये होता है कि हम बच कैसे गए लेकिन उस समय हम गोली लग जाए वो लग जाए उसकी चीज़ की मतलब एक तरह का माहौल ऐसा बन जाता है कि उस समय सैनिक को अपनी जान की परवाह नहीं होती। वो अपनी जान पर वो समझता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाने दो। लेकिन कर्नल साहब, मैं जानना चाहता हूं, जब युद्ध भूमि में एक सैनिक खड़ा होता है और उसके साथ में जंग लड़ रहा है, उसकी मदद कर रहा है, अचानक ये गोली आती है और उसको शहीद कर देती है, तब जो जिंदा सैनिक है उसका मन क्या कहता है? आज उस घटना को जब आपने जिक्र तो किया, लेकिन मुझे पता है कि कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है कि कितना पुराना आपका साथी रहा होगा, कितने सारे पल उसके साथ में आपने बिताए होंगे। रामदैया उसका नाम था। इतना वो लॉयल एक सैनिक था। जब ऐसे खत्म हो जाता तो हमारा ये नहीं होता कि हम डर जाएं, हमारा ये होता है कि हम उस पर बदला लें और हम और आगे जा करके उनको ध्वस्त करें। और वही हमने किया और वही भारतीय सेना ने बाकी युद्ध में भी, जैसे कारगिल में लोग, हम जब जैसे अटैक मारते हैं तो पीछे से बहुत से लोग कैजुअलिटी हो जाती है, लेकिन जो कैजुअलिटी हो जाते हैं लेकिन बाकी को कैजुअलिटी होते हैं तो बाकी सैनिकों में और भी साहस बढ़ता है, उनका साहस कम नहीं होता। वो एक भारतीय हमारी सेना की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर साथी मर गया तो हमको निराश नहीं होना, हमको और आगे बढ़ना है और कैप्चर करना है। उनको दिखाना है कि हमारे एक को मार दिया लेकिन हम तुमको मारेंगे, आपने हमारे 10 मारे हम आपको 100 मारेंगे। उस समय एक तरह का इस तरह का जोश हो जाता है कि वो एक तरह का कुछ भी कहो कि ये ब्लाइंडनेस हो जाती है कि हमने दुश्मन पर कब्जा करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक जज्बा हो जाता है, वो एक तरह की ट्रेनिंग से समझो। दूसरा एक साथ रहते हैं, परिवार जैसा हो जाता है। तो एक परिवार का आदमी को जब मारा जाता है तो दूसरा परिवार उसमें बदला लेने के लिए हमेशा सोचता है। तो वही एक तरह का एक जज्बा सा हो जाता है और उसके कारण वही कारण है कि भारतीय सेना मशहूर है, वर्ल्ड में मशहूर है। मैं आपको एक कहें, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आज इंग्लैंड जो है, भारतीय सेना के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, आज विक्ट्री डे पर उनको अभी भी याद करते हैं और कहते हैं कि हमने भारतीय सेना के जो जवान हैं वो ऐसे बहादुर जवान कभी नहीं देखे। ये नॉन फैक्ट है। ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिशर्स क्या है? ये क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब था तब हमारी आर्मी ब्रिटिश का राज था। तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे इटली में सब जगह हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनके साथ लड़ी। तो वो हमारे जो सैनिकों ने जो
गौरव दिखाया, वो गौरव इतना उनके दिमाग में गया कि ये आदमी है या क्या है, ये इतने बहादुर कैसे हैं। और उसी चीज़ को आज भी हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 72 सोल्जर्स मारे गए थे। विक्ट्री डे पर जो ब्रिटिश सेना है इंग्लैंड, वो अभी भी उनको याद करती है। तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन से मैंने सुना कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दैट ब्रिटिश गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। वो बोलते हैं दैट इज द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स फोर्स ब्रिटिश टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। बिसाइड्स ऑल द पॉलिटिकल, बोलता है द मेन रीजन वाज द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर, कि अगर ये सोल्जर आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अच्छा है कि आप सहानुभूतिपूर्ण से इसको इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दो। तो भारतीय सेना के सैनिकों ने हमेशा ही गौरव रखा है और रखता रहेगा, और वही जज्बा जो है वो कायम है। ये मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, पाकिस्तान के जनरल बाजवा हैं, जनरल बाजवा का स्टेटमेंट एक आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब वो रिटायर्ड हो रहे थे तो उनका स्टेटमेंट था कि नहीं, 93,000 तो नहीं थे, 34,000 है वो सैनिक थे, और अगर हम हारे तो हमारी सेना उसमें नहीं थी, पॉलिटिकल विल है उसके लिए वो जिम्मेदार थी पाकिस्तान के लिहाज से, उन्होंने कहा था। ये तो मुझे पता है इस स्टेटमेंट का। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना तो इतने 3 कोर हो गई थी, हमारे सिर्फ 34,000 सैनिक थे, सब से सरेंडर हो गए और इसलिए हमको तो सरेंडर करना पड़ा, हमारे पास कोई इलाज नहीं था। ये सब झूठी बातें हैं। 93,000 सैनिक सरेंडर हुए हैं, बेकर रिकॉर्डेड है, पाकिस्तान इस रिकॉर्ड को मानता है। तो ये कहना कि सिर्फ 34,000 से, ये सरासर गलत है। इनका 93,000 ने तो सरेंडर किया है, वो डॉक्यूमेंटेड हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये तो 34,000 तो हमने हमारे सैदपुर में सरेंडर हुए थे, इतने तो हमने लिया है सरेंडर उनका। तो बाकी ढाका में तो और भी ज़्यादा सरेंडर हुए। अच्छा, जब उनका सरेंडर हुआ तब उनकी क्या मेंटल स्टेज क्या थी, उनकी मनोस्थिति क्या थी? दरअसल उनका ये, मैंने जो पाकिस्तानी सैनिकों से सुना कि अगर आप लोगों ने हमको, क्यों जब सरेंडर हो गए थे तो हम आपस में बात कर रहे थे तो ऐसे बात करते थे जैसे कि नॉर्मल, अच्छा, अपने दोस्त की तरह। आपने जिनको सरेंडर करवाया उनसे बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं। दोस्त की तरह बात कर रहे थे। तो ये कहते थे कि आप लोगों के ऑफिसर जो हैं, वो अफसर हमारे पास होते तो आप हमको कभी नहीं जीत सकते थे। अच्छा, ये उनके शब्द हैं, वही कहते हैं कि हमारे पास अगर आप जैसे जो इंडियन आर्मी में जो अफसर हैं वो अफसर हमारे पास होते तो हम इंडियन आर्मी को नहीं जीतने देते। ये पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स देखिएगा, जहाँ तक कुछ भी हो, सोल्जर्स ने जहाँ तक लड़ी दम से लड़ी। हम नहीं कह सकते लड़ाकू हैं, वीर हैं, आखिर वही हम एक ही पार्ट हैं। आज हम अलग हो गए, लेकिन बेसिकली वो सोल्जरिंग जो है वो है। तो सैनिकों में उनमें सोल्जरिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका कहना यही था कि अगर आपके ऑफिसर हमारे कमांड में होते तो हम आपको सरेंडर नहीं करते, हम लड़ाई करते और आपको नहीं जीतने देते। ये उनके शब्द थे। इसी कहानी के बीच क्या आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा दोस्ताना व्यवहार होता है युद्धबंदियों के साथ में, उस वक्त इंडियन आर्मी ने किया, और इतना बड़े सरेंडर में इसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया। युद्धबंदी थे उनमें ज़्यादातर को उसमें छोड़ा भी गया। जब युद्धबंदियों की बात आती है और जब हमारे लोग हैं जो 65 की जंग में वहाँ पर हैं या 71 की जंग में पाकिस्तान के पास में जो इंडियन प्रिजनर्स थे, सोल्जर्स हैं, उनके साथ तो जो सलूक हुआ उसमें कई फिल्में भी बनी, हमने देखा। अब ऐसे है कि हमने पाकिस्तानी सोल्जर्स को बहुत ढंग से रखा और पक्का जिनेवा कन्वेंशन को फॉलो किया। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उनके साथ कोई टॉर्चर वगैरह नहीं किया। लेकिन अफसोस है कि हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने, सेना ने कहो या उनके हायरार्की ने कहो या पॉलिटिकल विल कहो, उनने जिनेवा कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया, जो कि हमने किया। और हमने उनको वापस कर दिए, वापस भेज दिया आराम से।
तो ये एक इंडिया की महानता दिखाता है, उनका दयालुपना समझो और या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन समझो, रूल ऑफ लॉस कहो, जिनेवा कन्वेंशन को हमने फॉलो किया और हमने उनके सैनिकों को बहुत ही अच्छी तरह से रखा, जैसे कि हमारे सैनिकों को रखते, बिल्कुल वैसे ही रखा। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था और आराम से रहते थे, वो बड़े खुश। जब तक मैंने देखा है पाकिस्तानी सैनिक जब सरेंडर थे वो आराम से खेलते थे, कूदते थे, गेम खेलते थे और बड़े खुश थे आराम से। कोई ऐसे उनको नहीं था कि हम, वो तो बल्कि कहते थे कि हम तो खुश हैं इधर। जब युद्ध चल रहा था और सरेंडर का पूरा प्रोसेस चल रहा था, तब अमेरिका से एक युद्धपोत है वो भी रवाना हुआ था इंडिया की आर्मी और इंडिया को डराने के लिए, एक तरह से चेताने के लिए कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस वक्त क्या इंडियन आर्मी के, क्योंकि आप तो सिस्टम उसके अंदर पूरे अंदर थे, आर्मी के अंदर थे, क्या थॉट था, उस क्या फीलिंग थी? वो 7th फ्लीट का अमेरिका ने जिक्र किया था कि हम भेज रहे हैं। हमने भी देखा कि कराची में जा कर के उनको ध्वस्त किया था और उस समय INS विक्रांत का उनको सेंध थी पाकिस्तान की। INS विक्रांत कहाँ पर है? तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट के तरीके हैं, नेवी की जो टैक्टिक्स है, उसके मुताबिक उनको बिल्कुल नहीं पता लगने दिया और हमने हमारी प्लानिंग ऐसी बनाई, नेवी की प्लानिंग और एयरफोर्स की इतना वेल निट प्लानिंग थी कि उसमें अमेरिका की ये हम ये कर, बल्कि थोड़ी सी धमकी छोड़ पर था कि शायद हम डर जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमारे जो सैन्य कमांडर थे उस समय जनरल मानेक शाह थे, उन्होंने बिल्कुल सोच लिया था कि हम पूरा प्लान करके आगे जब चले हैं तो हमने बहुत ढंग से, बहुत सुचारू रूप से प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उसका एक बहुत क्रेडिट जाता है हमारे, जैसे मेघना रिवर की जनरल सगत सिंह ने क्रॉस की, बहुत ही ढंग से क्रॉस किया और उधर से ईस्टर्न साइड से जनरल रैना की कोर थी वो आई थी। तो एक वेल नीट ऑपरेशन था एयरफोर्स का, नेवी का, और जिसमें अमेरिका ने भी सोच लिया था कि अभी ये अमेरिका को आभास हो चुका था कि पाकिस्तान को सरेंडर करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अमेरिका ने ज़्यादा हस्तक्षेप इसमें नहीं किया। आमतौर पर दूसरी कंट्री में कोई भी एक्ट दूसरा कंट्री के आर्मी अगर करती है तो उतना उनको सपोर्ट है वो तैयार नहीं होता, आम लोग हैं उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। बांग्लादेश में उस वक्त ऐसी क्या परिस्थितियां आपने देखी कि क्यों जनता है उस वक्त इंडियन आर्मी के साथ हो गई, मुक्ति वाहिनी के साथ में हो गई? ऐसे है कि जनता जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो चुकी थी वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उनको, जनता को, लोकल जो हैं वो एक तरफ विदा हो चुका था उनका। शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका पॉलिटिकल वर्चस्व समझो या कोई भी जो भी थे, लेकिन उनका एक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा था और मुक्ति वाहिनी ने अपना काफ़ी हमारे को सहयोग किया इन द सेंस इंटेलिजेंस देना, उनको डायरेक्ट करना, गाइड करना। तो वो एक हमारे जो हिंदुस्तान जो सैनिक थी उनकी प्लानिंग के और एग्जीक्यूशन में मुक्ति वाहिनी का काफ़ी सहयोग हमारे को काम में आया और मुक्ति वाहिनी ने हमको एक्टिव सपोर्ट किया। वो एक, पाकिस्तान ने टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया। हमने शुरू में देखा लोगों को बंद कर रखा है जेल में, कम हवेलियों में बंद कर रखा है और हमने जाकर उनको छुड़वाया है, खास करके लेडीज़ वगैरह को बंद कर रखा था। तो ऐसे टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया था जिसके कारण एक आक्रोश बढ़ गया था और उसके कारण जो पब्लिक जो लोकल सपोर्ट, कोई युद्ध के लिए सेना को एक लोकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको लोकल सपोर्ट, अगर लोकल सपोर्ट नहीं है तो सेना का जो मिशन है वो कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। तो लोकल सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश में हमारे साथ था और वो लोकल सपोर्ट धीरे धीरे हमने बढ़ाया, हमारे लीडर्स ने बढ़ाया। पाकिस्तान दरअसल वो जो पॉलिटिकल पाकिस्तान को जो बांग्लादेश को
इतना टॉर्चर किया, पाकिस्तान ने इतना एक्सप्लॉइट किया उस बांग्लादेश को, जिसके कारण इतना विद्रोह उनके खिलाफ हो गया कि उनको आखिर में ये सब भुगतना पड़ा। वो एक्चुअली उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझो, वीकनेस समझो, या उनका जो गवर्नेंस सिस्टम था कि फेलियर था, लेकिन ये पाकिस्तान की जो गवर्नेंस सिस्टम फेल हो चुका था और उसी के कारण ये सब हुआ। जब ये तो कहते हैं कि बहुत बड़ा एक इतिहास कायम हुआ कि 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण। एक लाइन ये कह दी जाती है कि भारतीय सेना ने इतिहास रच दिया था, लेकिन इस इतिहास के रचने के पीछे बहुत कई कहानियाँ होंगी। कैसे ये हो पाया? 93,000 सैनिकों का आज भी अगर सोचते हैं तो लगता है कि ऐसी कौन सी ऐसी रणनीति होगी, कौन सी ऐसी टैक्टिक होगी कि एक साथ हथियारबंद 93,000 सैनिकों को भारतीय फौज है वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देती है। अब ऐसे है कि ये हमारी शुरू से ये मुक्ति भानी के लोग अंदर आने लगे थे, इंडिया में इन्फिल्ट्रेट आने लगे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानेक शाह थे, उनको बुलाया कि ये देखो इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तुम जाओ सेना पर अटैक करो बांग्लादेश को। तो जनरल मानेक शाह ने खुद ने, मैंने सुना है कि वो एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उनमें कहा कि आई वांट एवरीबॉडी दिस बांग्लादेश फोर्स शुड गो एंड अटैक। तो उसने मानेक साहब ने कहा कि अब अटैक बोल तो दिया है, लेकिन अटैक करना ऐसे कोई नहीं है। फौज कहाँ कहाँ हैं, अभी मानसून आ रहा है, बारिश हो जाएगी, पूरा फ्लडिंग हो जाएगी, उधर पूरा बिहार में पूरा फ्लड्स आ जाते हैं, सेना मूव नहीं कर पाएगी। तो ये जो अटैक करना है, कैसे करना है, वो मेरे पर छोड़ो, आप अपना काम करो। तो वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत अच्छा उसे फिर अपने उन्होंने मोबिलाइज किया। मोबिलाइजेशन में हम उस समय थे इधर बरेली में थे। अच्छा, यूपी में? हम यूपी में थे। हम बरेली से स्पेशल ट्रेन आई, अपनी पूरी रेजिमेंट थी, मैं 98 फील्ड रेजिमेंट में उस समय था, पूरी रेजिमेंट हम मूव की ट्रेन से जा करके हम उधर बिनागुड़ी गए। बिनागुड़ी से बाद में फिर अब आगे डिप्लॉयमेंट हुआ। खानसामा वगैरह में पहले अटैक मारा, सबसे पहले अटैक मारा हमने भरंगामारी में, फिर खानसामा, फिर अमरखन्ना, फिर जगदलपुर, फिर पाचागढ़, फिर सैदपुर। तो ये पूरी सेना ने पूरा डिप्लॉयमेंट जो था, पहले मोबिलाइजेशन बहुत ढंग से किया, पूरा मोबिलाइजेशन ढंग से किया, और वेस्टर्न सेक्टर को भी सुरक्षित रखा, क्योंकि उनका पक्का उनको प्लान था कि वेस्टर्न सेक्टर में भी आएगा, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में भी इस तरह डिप्लॉयमेंट हुआ कि पाकिस्तान को कोई सक्सेस नहीं मिला। तो इसलिए कारण डिप्लॉयमेंट, पूरी स्ट्रेटजी, पूरा जो प्लानिंग था वो इस ढंग से किया गया था कि पाकिस्तान के साथ अल्टीमेटली कोई जगह छोड़ी नहीं। ये तो थोरो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन था, वो इसमें हुआ। नॉर्मली कहते हैं कि जैसे आजिन और ने कहा था कि आई कम टू रियलाइज दैट इन वॉर प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज मैंडेटरी। बट हमने ये दिखा दिया कि प्लान्स आर नॉट यूजलेस, एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो द सेम, कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑल्सो। तो ये एक हमारे भारतीय सैनिकों की, हमारी जो वेल नीट जो टीम बनी हुई हैं, जो ट्रेनिंग है, उसको जाता है सब क्रेडिट उसको जाता है। और आपकी जो बातें सुन रहे हैं हमारे पंजाब केसरी के सभी साथी हैं यहाँ पर जो डिजिटल में, वो शायद उनमें इनका बर्थ भी नहीं हुआ था उस वक्त में, मेरा तो हो गया था। लेकिन उस वक्त का जो दौर है, नहीं मैं भी 10 साल बाद हुआ था, माफ़ करना मैं भी कह रहा हूँ। तो आप समझिए कि उस युद्ध का केवल किताबों में पढ़ना और एक आपके मुंह से सुनना, ये सभी के लिए एक बड़ा यादगार मौका है। और जब मैंने कहा कि कर्नल साहब आ रहे हैं जिन्होंने 71 की वॉर लड़ी है, तो सभी ने इच्छा जाहिर की कि सर हम भी आपके साथ बैठेंगे और हम भी बात करना चाहेंगे उनसे। तो यकीनन इनके सवाल बड़े दिलचस्प होंगे और हो सकता है कुछ ऑकवर्ड भी हों, जिसका आप सेना के लिहाज से, हाँ सेना के लिहाज से उसका जवाब देना
बड़ी खुशी होगी जी, जी। इनसे बात करके। नहीं, सेना के लिहाज से उसका जवाब देना ठीक हो नहीं हो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन बिल्कुल एक यूथ है, जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो क्या कह रहे हैं इस 71 वॉर पर, आइए उनसे जानेंगे। जय हिंद सर। सर मेरा नाम राहुल है और मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब इमोशनल अगर हम सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको गाना सुनना पसंद है? ये पीस टाइम का मामला है जो आप कह रहे हो। पीस टाइम में हम जब फील्ड एरिया में डिप्लॉयड हैं तो वहाँ पर हम जाते हैं, शाम के टाइम पर खाना खाया, चलो म्यूजिक सुन लिया, विविध भारती सुन ली। हाँ, हाँ। उसमें विविध भारती बहुत होती थी। जी, बिल्कुल, विविध विविध भारती भारती सुन में। लिया, या कहीं जाकर चित्रहार देख लिया। ये जो चीज़ें हैं उस समय होती थी। लेकिन जो वार के लिए चल पड़े ना, उस समय हमारे को ये हाँ नहीं, जब वॉर नहीं थी, मैं उससे कोई पहले वो की बात नहीं। करना चाह रहा हूँ। उस समय यही होता है कि हमको आगे क्या करना है, जी हमको आगे तैयारी क्या करना है, क्यों उसमें टाइम ही नहीं है हमारे पास। अभी जैसे हमारे आर्टिलरी में जी गन्नों को डिप्लॉय करना है, हमको अम्युनिशन लाना है, हमको अम्युनिशन जो खाली खोके फायर कर दिए उनको बैकलोड करना है, प्लस आपकी कैजुअलिटी हो गई हैं उनको इवैक्यूएट करना है, उनका रिप्लेनिशमेंट करना है। तो इन चीज़ों में जो एक तरह का जो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो उस समय जो ये गाना सुनना वगैरह ये जो चीज़ें भूल जाता है आदमी। नहीं, उसका जी। जज्बा ही मेंटल मेकअप ही चेंज हो जाता है टोटल। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है सर, उस वक्त का वो जो सिनेरियो था हमने ना कभी देखा ना उसको, हमने सिर्फ फिल्मों में वो चीज़ें देखी है और वैसे ही हमने एक माइंड क्रिएट करा है कि भाई ठीक है, वो गाने चलते थे, संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है और बस एक वो सिनेरियो। तो इसीलिए मेरा ये सवाल था आपसे। अच्छा, दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि एक चिट्ठी का अहम योगदान रहा करता था उस समय में। सब पहले उस समय जो चिट्ठियाँ आती थी वो इनलैंड लेटर आते थे। जी उसमें ये आजकल मोबाइल वगैरह आजकल वो नहीं थे, इनलैंड लेटर आते थे। बिल्कुल। और उस समय कोई चिट्ठियों का कोई परवाह नहीं करते थे। अच्छा, हमने जैसे चिट्ठियों की घर से चिट्ठी आई है नहीं आई है कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। कोई चिट्ठी आई है नहीं आई है, कोई मतलब दिमाग में था ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लोग टोटली भूल गए कि घर वाले हैं, वो अपने आप देख रहे हैं अपने आप को। उसमें कोई वो चिट्ठियों का घर में क्या हो रहा है या घर में आज फलाना सिकनेस तो नहीं हो गया, बच्चा ठीक है, स्कूल गया कि नहीं गया, ये जो चीज़ें हैं ये इन चीज़ों को भूल जाते हैं। क्योंकि हम उस समय जज्बा हो जाता है सिर्फ लड़ाई करना, हमको आगे जाना है और तरतीब से जाना है, कैसे जाना है, क्या प्लानिंग करनी है, किसने किधर से जाना है, किसने किधर से जाना है, कहाँ पर किस में फायर आएगा, किसमें वो फायर कितने बजे उधर डालना है, कितने बजे उधर फायर करवाना है, किस समय वो टुकड़ी उधर से आ रही है, कितने वो टुकड़ी उधर से आ रही है, कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है। तो इन चीज़ों में ही ध्यान रहता है हमारा। और क्योंकि अगर हमारा इनलैंड लेटर में और इस तरह में ध्यान चला गया तो फिर नहीं जाता था। सर और सलाम। थैंक गॉड मोबाइल फोन नहीं थे उस समय, वरना शायद आप मोबाइल देखते रहते सोच। बिल्कुल सर, सलाम है आप लोगों के इस जज्बे को। अच्छा सर, जब चलिए आपने कहा कि हमें उस वक्त कुछ महसूस नहीं होता, वॉर के समय में हमें कुछ महसूस नहीं होता, अगर जैसे सामने वाली आर्मी अगर हमारे किसी एक दोस्त को मारती है, हमारे एक जवान को मारती है, तो हम और जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब हमें उनको मारना है और ज़्यादा सैनिक हमें उनके मार गिराने हैं। ये आपका जज्बा हुआ करता था उस समय पे। लेकिन एक अगर मैं परिवार की बात करूं, आपकी जो परिवार है, आपका जो फैमिली है, उनकी क्या मनोस्थिति, वो उस वक्त उनका क्या सिचुएशन रहा करता था? तो बहुत अच्छा सवाल है। हमारा क्या है कि उस समय जो परिवार के जो लोग हैं ना, उनकी जो भावना होती है वो यही होती है कि हमारा जो रिश्तेदार है, जो भी है, जो युद्ध के अंदर है, वो विजयी बनकर आए और वो दुश्मन से हार कर नहीं आए या POW वो नहीं रहे और लड़े। कोई ये नहीं कि वो सरेंडर करके आ जाए। उनका यही होता है कि तुम लड़ाई लड़ो और आगे दुश्मन को जीत हासिल करके लाओ। ये उसमें ये नहीं करते कि हार जाएगा या वो डरना है, वो क्या हो रहा है, उसको खाना मिला कि नहीं मिला, ये हो गया कि नहीं। वो घर वाले कोई चिंता नहीं करते। घर वाले रेडियो सुनते रहते थे और उसमें खुशी मना लेते थे कि भाई हाँ हमारी सेना अच्छे कर रही है, हमारे आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। वॉर के दौरान आपकी परिवार से बात होती रही क्या? बीच में कभी मौका मिला तो संवाद आपका? तब उस समय दरअसल क्या है कि वो
संवाद होने की कोई सिस्टम था नहीं। उस समय न तो हमारे पास देखिएगा मोबाइल फ़ोन थे, टेलीफोन थे, वो लाइन से होते थे, लाइन वो कराओ, वायरलेस वगैरह सेट थे। जो घरों वालों के साथ जो कम्युनिकेशन था वो सिर्फ लेटर्स के था। वो लेटर उस समय कहाँ लिखने को, न तो किसी पर टाइम था लेटर लिखने को। तो उस समय घर वालों के साथ करीब करीब हम संवाद से कट ऑफ ही थे कि वो अलग हैं, वो हम अलग अलग हैं। हाँ, बस ये था कि कोई होगा तो कैसे पता लग जाएगा। लेकिन ये हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्टर्बटेड था। कोई अब उसमें कम्युनिकेशन नहीं था उस समय, क्योंकि कम्युनिकेशन साधन ही नहीं था उस समय। तो ये बिकॉज ऑफ दैट वो हमारे फैमिली के साथ कोई कम्युनिकेशन था नहीं। बस ये था दुआ, वो भी मांग रहे थे कि हम दुश्मन को जीतें, और उनकी जो दुआ होती थी वो ज़्यादा ये होती थी कि हम जीत कर आए। ये नहीं कि हम सेफ्टी से आए, बल्कि दुआ ये थी कि हम जीत कर आए। बिल्कुल सर, आप जीत के आए, मेरा सर यही सवाल था। सर जब आप जीत के आए तो मतलब क्या आपके मन में तो खुशी थी, घर वाले भी एक अलग खुशी के माहौल में, पूरा गांव मोहल्ला जो है पूरा देश खुशियां मना रहा था आप लोगों की इस जीत पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे परिवार में हम जब गांव में गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। मैं झुंझुनू जिले से रहने वाला हूँ, एक गांव का हूँ, अभी तो जयपुर में रहता हूँ। लेकिन जब गांव में गए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, पूरा इकट्ठा हमारी उधर हवेली में उधर आकर के, हमारा पूरी फौजी परिवार है, हमारे फादर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। तो पूरा इकट्ठे होकर के बड़ी खुशी मना रहे थे लोग। मतलब जैसे अभी आजकल मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बहुत ही खुश थे लोग। तो बहुत ही अच्छा वो लग रहा था कि हम जीत कर आए हैं, और इसी तरह बहुत ही एक अच्छा जज्बा था। मेरा एक सवाल है जो उत्सुकता भी है, किताबों में पढ़ा है, टीवी में देखते हैं। तो जिस समय लड़ाई का समय था, उस समय ये था कि पाकिस्तान के बम गिराने की बात थी। एक जोधपुर में बम गिराएंगे और एक आगरा में गिराएंगे। अभी आपने जिक्र किया, आप बरेली रेजिमेंट्स में थे। तो उस समय जब बम गिराया गया था, और दूसरा सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि उनके पास तो 93,000 सैनिक थे जो सरेंडर कर दिए, और अपने पास तो 3,000 सैनिक थे। अपने पास जो 3,000 सैनिक थे उनके पास ज़्यादा थे, ये मैं किताबों में पढ़ा हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसा क्या मंथन था अपने भारत की तरफ से, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं तो अच्छा है। अब जहाँ तक एक तो बम गिराने का जो सवाल है, वो एक तो फेक धमकी है कि हम आपको न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। वो न्यूक्लियर बम का जो गिरा देंगे, वो न्यूक्लियर बम हम पर ही असर नहीं करेगा, आप पर भी करेगा, उन पर भी करेगा। तो न्यूक्लियर तो रेडिएशन ऐसे है कि वो हम पर मारेगा तो दूसरों पर मारेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप करो तो, अगर आप ऐसे करो तो हम थोड़ी ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये तो एक क्विडी प्रो क्यू है, तो जैसे को तैसा वाली बात है। तो वो तो एक थोथी धमकी थी कि हम बम गिरा देंगे वगैरह। फौज का ये तरीका है कि जब हम अटैक में जाते हैं तो 1:3 का रेशियो होना चाहिए अगर आपको सक्सेस देनी है। आपके पास 3 गुना सैनिक ज़्यादा होने चाहिए। अगर 3 गुना सैनिक नहीं है, आप बराबर के हो, तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। अटैक में जाना है तो आपको पास कम से कम 1:3 का रेशियो होना चाहिए। आपके पास 10 हैं तो आपके पास 30 सैनिक उस पर अटैक करना चाहिए, तभी आप सैनिक कर पाओ। ये जिक्र कर रहे हैं, ये पहुंचे लोंगेवाला का जो युद्ध हुआ था, लोंगेवाला, ये उसका जिक्र करें हैं जब हमारे पास में कमी थे, और वो वहाँ पे ये बॉर्डर फिल्म में सारा जो दिखाया था 1971 में लोंगेवाला बॉर्डर पे हुआ इनके बारे में 1971 में ही था। 1971 में अपने पास सैनिक कम थे। नहीं, अपने पास ज़्यादा, वहाँ तो बहुत सैनिक थे। बांग्लादेश में, बांग्लादेश वॉर में इंडिया के पास कम सैनिक थे क्या? बांग्लादेश वॉर के वक्त में जो 71 की जो बांग्लादेश वॉर, उसमें इंडिया के पास सैनिक कम थे या ज़्यादा थे बांग्लादेश की कंपैरिजन? ज़्यादा थे। पहुंच नहीं पाए थे, ऐसा कुछ था कि वो पहुंच नहीं पाए थे? 3 गुना ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ मौके पर पहुंच नहीं पाए थे, ऐसा कुछ था क्या? हम प्लानिंग ऐसे करके गए थे कि उनका जो सैनिक हैं उनसे तिगुनी हमारी सेना थी। तो बाजवा जो कह रहे हैं वो, उनका ये कहना गलत है कि सिर्फ 34,000 थे।
सैनिक उनके भूत थे, हाँ, लेकिन हमारे सैनिक ज़्यादा थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा फायर पावर भी ज़्यादा था। उनके पास जो फायर पावर था उससे ज़्यादा आर्टिलरी का फायर पावर था, हमारे पास ज़्यादा फायर पावर था, और हमारे जो अटैक करने वाले सैनिक थे वो भी ज़्यादा थे, तभी तो हम सक्सेस कर पाए। अगर हम बराबर के होते तो शायद इतना जल्दी स्विफ्ट एक्शन नहीं हो पाता, और हमको शायद वो नहीं करने देते, क्योंकि एक अटैक जब करते हैं तो वो आदमी वेल बंकर हैं, ट्रेंच बना रखे हैं, अपने वेपन साइड कर रखे हैं, उसने बना रखा है कि आपको कहाँ से आदमी आएंगे, किधर से अटैक आएगा, उसके लिए उसने वेल गार्डेड माइन फील्ड लगा रखे हैं। तो उसको माइन फील्ड को क्रॉस करना, आधे लोग तो माइन फील्ड में कैजुअलिटी हो जाते हैं, माइन फील्ड को क्रॉस करना, फिर बार्ड वायर लगे हुए हैं, उनको वायर्स को क्रॉस करना, तो तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद में ट्रेंचेज में अपने उनके वेपन साइट होते हैं। तो इन सब को क्रॉस करके वेपन्स को भी कब्जा करना, उस जगह को कब्जा करना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये तो इसके लिए आपको ज़्यादा सैनिक चाहिए, फायर पावर चाहिए, और आर्टिलरी का फायर बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि उनका हेड डाउन रहे, जिससे वो फायर नहीं कर पाए। ट्रेंचों के ऊपर आर्टिलरी का फायर गिरता रहेगा तो वो दबे रहेंगे। अगर वो आपका आर्टिलरी का फायर करेक्ट जगह पर नहीं आया तो वो आपके मशीन गन वगैरह से आपको जो आदमी आ रहे हैं उनको देखेंगे और आपको कैजुअलिटी करेंगे, आपको सक्सेस नहीं लेने देंगे। तो ये एक बहुत एक तालमेल का ज़रूरी है, और हमारे पास वेपन्स ज़्यादा होने चाहिए और हमारे पास सैनिक भी ज़्यादा होने चाहिए, तभी अटैक में सक्सेस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जब ये तैयारी हुआ था मार्च के बाद जब सेना के यहाँ से जाने की तैयारी हो रहा था, तो हम मौसम भी ख़राब होने वाली बात थी। अब आप बाद ही बनाने की तैयारी हो रही थी, बाद बनाया जाएगा तब सेना को वहाँ पे पहुँचाया जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद ये सारा तैयारी करते करते 3 दिसंबर को जब सेना पहुँचे वहाँ पे, जब ढाका का जो उनका जो बना हुआ था उसको उन्होंने कब्जा किया और बम उड़ाने की बात की थी, तो उसी समय कब्जा करने की बात थी, मगर भारत का जो नेतृत्व था सेनाओं का वो उनसे ज़्यादा था। उसके बारे में थोड़ा बताया कि जब उन्होंने ढाका पे कब्जा कर लिया था हमारे को मंत्रिमंडल में, सबसे ज़्यादा हमने एक बहुत ही जो टैक्टिक्स जो इस्तेमाल की, वो जो की थी वो बाईपास की। हमने डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं किया बहुत जगह, क्यों, वहाँ पर उसका ऑब्स्टेकल माइन फील्ड भी है, वो ये भी है, तो हमने उनको बाईपास करके हम आगे चले गए और उनको आइसोलेट कर दिया, वो पीछे रह गए। तो उनको जब बाईपास हो गए तो उनको नेचुरली उससे वो आश्चर्यचकित रह गए। ये एक हमारी बहुत बड़ी अच्छी टैक्टिक्स थी कि हमने डायरेक्ट अटैक की बजाय बाईपास किया, और बाईपास करने की से वो पीछे रह गए और उनको फिर अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ा कि भाई हम तो, और उनकी सप्लाई लाइन कट हो गई। तो ये सबसे बड़ा एक जो बाईपास वाला सिस्टम जो हमने अपनाया वो बहुत कारगर रहा, वो बहुत कामयाब रहा। उनमें डायरेक्ट अटैक मारते रहते तो उनके ऑब्स्टेकल्स हैं, माइन फील्ड है, बार्ड वायर है, ये है, वो काफ़ी है। कई जगह हमको डायरेक्ट भी करना पड़ा, लेकिन काफ़ी जगह हमने बाईपास अपनाया, उनको बाईपास कर दिया, पीछे उनको पड़े रहने दो और हम आगे चले गए। और दूसरा हमने जैसे 3 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ था वॉर, 3 दिसंबर हम तो मुक्ति बहनी के साथ पहले से चले गए थे, 50 किलोमीटर हम अंदर थे उस समय। सर फिर ऐसी कोई गलती जिसके कारण अपन के इतने सारे जो जवान शहीद हुए थे, उसमें आपको कुछ ऐसा पॉइंट भी याद है कि अगर वो गलती नहीं होती तो शायद और बच सकते थे अपने? जो विन हुई ये बहुत ही बड़ी स्पेक्टेकुलर विन थी, अनएक्सपेक्टेड, जिसका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारे कमांडर ने से भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना जल्दी वो कर लेंगे। ये तो पाकिस्तान का आर्मी के लोगों ने का हौसला ख़त्म हो गया था हमारे एडवांस को देख करके। और तो ये तो एक क्या है कि हमारे, ये तो मिसाल है, इसमें गलतियां कम हैं। गलतियां इसमें क्या है, देखिए उसमें कोई भी वार के टाइम पर गलतियां होती हैं। अब जैसे हम भी जैसे आर्टिलरी फायर डालते हैं तो कई बार कोई ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि नया जगह है, उसमें उसका ग्रिड रेफरेंस में चेंज हो सकता है, उसका बेरिंग में गलती हो सकती है, फायर इधर की बजाय दूसरी जगह भी जा गिर सकता है। तो ये तो
छोटा मोटा होता ही रहता है, बट अल्टीमेटली जो मेन मुद्दा है, जो मेन थ्रस्ट है, वो हमारी बिल्कुल सही चली। और वो एक इस तरह स्पेक्टेकुलर काम हुआ कि उससे ये पाकिस्तानी आश्चर्यचकित रह गए कि फौज आ गई कहाँ से गई। हमने 22 के पास जब जैसे किया तो इनको ये सब हो गया कि कैसे आ गई, ये हो कैसे गया ये, और अल्टीमेटली तभी उनको सरेंडर करना पड़ा आखिर में। जय हिंद सर। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं जानना चाहता हूं कि सर क्या वो युद्ध टाला जा सकता था? क्योंकि युद्ध होना ही सब ये कोशिश करते हैं कि युद्ध ना हो, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा? किस तरह से वो जो वॉर जिस तरह होने वाला था, तो उस टाइम पे आपका क्या मेंटल स्टेटस रहा जब आपको पता चला होगा कि वॉर होने जा रहा है? हम जब मोबिलाइज हो गए थे और डिप्लॉय हो गए थे, तब हमको कोई नहीं बताया गया था कि हम ये युद्ध होने वाला है। ये था कि वो उधर जा रहे हैं और शायद ये डिप्लॉयमेंट देख करके पाकिस्तान आर्मी और ये पॉलिटिकल मामला सोल्व हो जाएगा। क्योंकि जब युद्ध की बात आती है तो कभी भी उसका प्रचार नहीं किया जाता इस तरह जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, गिलगिट जाएंगे, वो जाएंगे। वार प्लानिंग अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसका कभी किसी को पता नहीं, तो किसी को भी ये कानून का किसी को भी, हमको भी नहीं था कि हम अटैक में जाने वाले हैं। हमको तो लास्ट में जब डिप्लॉय हो गए उसके बाद में पता लगा, और हमको ये नहीं पता था कि दूसरी फॉर्मेशन क्या कर रही है। क्यों? हर एक चीज़ की इसकी सीक्रेसी रखना ऑपरेशन की बहुत ज़रूरी है। सर युद्ध में जब जाते हैं तो मूवियों की तरह ऐसे मौका मिलता है, जैसे मूवियों में बोलते हैं ना कि अपन को उस युद्ध में जाना है, जिसको पीछे हटना है वो अभी हट जाओ, बाद में अगर पीछे हटे तो हम गोली मार देंगे। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि जिसको लड़ना है मेरे साथ आओ, बाकी जिसको नहीं लड़ना है घर चले जाओ, अभी मौका है। क्या इस तरह की डायलॉग बाजी होती, क्या होता है? ये डायलॉग बाजी न तो होती है। उस समय मैं तो देखो 3 इन्फेंट्री बटालियंस के साथ अटैक में गया हूँ, 12 राजरीफ, 21 राजपूत और 6 मराठा, तीनों के साथ मैं अटैक में गया हूँ एज ए ओपी ऑफिसर। और किसी के भी ये डायलॉग बाजी ये पाकिस्तान ये तो फिल्मों बनाते हैं ना, ये कर दो वो कर दो, ये बिल्कुल फिल्मों दिखाते हैं, बिल्कुल ट्रैश है, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। तो ये फिल्मों वाली डायलॉग नहीं होती मेरे साथ, वो हो जाओ ये। उस समय तो ये होता है एक टास्क मिल जाता है कि भैया आपको ये करना है और हमको वो करना है। साथ उसमें जाते हैं सब सैनिक, उसमें एक ही भावना होती है कि हमको इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। और उनको पलटन का नाम समझो, देश का नाम समझो, अपनी खुद की इज्जत समझो, वो एक जज्बा सैनिकों में भरा रहता है। और वो जज्बा जो है मोरल बूस्टिंग वो जज्बा करता है, और वो मोरल बूस्टिंग ही जो है वो सबसे बड़ी एक हथियार है। सैनिक का सबसे बड़ा वेपन से ज़्यादा सैनिकों में उसका मोराल है, वो सबसे बड़ा हथियार है। अगर मोराल डाउन हो गया तो आपके पास कितने बड़े हथियार हो, कोई काम फ़ायदा नहीं है। सैनिक का मोराल जो है वो कामयाब रहे, और वो सैनिकों का मोराल जो है हमारा 71 में वो हमेशा टॉप पर था। और ये जो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, बाकी उधर चले जाओ, उधर जाओ, ये जो असरानी टाइप डायलॉग हैं, आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी पीछे आओ ये नहीं होता है। अच्छा, शोले फिल्म देखी है सर आपने? आधे इधर आधे मेरे पीछे। जैन सर, मेरा नाम रौनक पारिक है। मेरा जनरल एक सवाल है कि आपकी जब तक आर्मी में लाइफ रही, क्या आपने कभी फील्ड मार्शल सैम मार्शल से मुलाकात हुई आपकी कभी? सब फील्ड मार्शल मुलाकात से मेरी मुलाकात एक बार दिल्ली में हुई थी। उसके बाद मैं वो एक बार लड़ाई के बाद में ही मैं छुट्टी पर था, तब अर्डावता में हमारे शीशराम बोला ने एक सम्मेलन किया था, उसमें मुझे याद है मैं छुट्टी पर था, और तो मैं स्पेशली गया उधर। मैं यूनिफॉर्म में गया, उनको देखते ही मेरे को अलग से बुलाया, मेरे से बात की, कहाँ पर थे, किधर थे, ये थे। और उस सम्मेलन में अपने बरकतुल्ला खान साहब चीफ मिनिस्टर थे उस समय, तो सभी वो लोग बाग थे, तो तब मुलाकात हुई थी। और एक बार बरेली में उनसे मुलाकात हुई। वो एक बहुत ही
खुश मिजाज आदमी थे। बिल्कुल, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, कैसा आपको लगा कि क्योंकि इतने बड़े फील्ड मार्शल की उपाधि आई थिंक शायद पहले किसी को भी नहीं मिली, अब तक भी किसी को नहीं मिली है उनके अलावा। वो एक क्या है कि एक सोल्जर के साथ ऐसे घुल मिल कर रहते थे, वो दिखाते ही नहीं थे कि मैं फील्ड मार्शल हूँ। वो एक सिपाही से बात कर रहे थे, वो इस बात करते थे कि ये भी एक सिपाही है। उनका जो बातचीत करने का जो तरीका था, और वो ये था तो मतलब ऊपर वाले से ऊपर उस लेवल की बात करना, नीचे वाले से उस लेवल की बात करना। तो हर एक आदमी सोचता था ये तो यार हमारा दोस्त है, इतना अच्छा आदमी है। तो वो एक उनने तो एक सैनिकों में भावना, एक बार लाहौर में किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा उसको कोई इंटरव्यू में कि साहब फील्ड मार्शल व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। तो उसने एक्सपेक्टेड था कि भाई वो बोलेंगे बांग्लादेश वॉर या और कुछ वॉर बोलेगा। तो हिज रिप्लाई वाज, बोलता है फ्रॉम सेकंड लेफ्टिनेंट टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आई हैव नॉट पनिश्ड एनीबॉडी। अच्छा, बोलता and I have not punished anybody and that is my biggest achievement। तो वो मतलब क्या है कि मैं भी एक, मुझे याद है मैं इंडिपेंडेंट बैटरी मेजर था, इंडिपेंडेंट बैटरी कमांड कर रहा था। तो ब्रिगेड कमांडर साहब एडम इंस्पेक्शन के लिए आए, उनने बोला कि शो मी योर फील्ड पनिशमेंट रजिस्टर। तो पनिशमेंट रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी। बोला हाउ इज दैट यू आर नॉट पनिश एनीबॉडी। मैंने कहा क्या, इज इट नेसेसरी दैट फॉर, मैंने कहा आई टोल्ड हिम, मैंने कहा इन प्रैक्टिस कैंप डिडंट यू कॉम्प्लीमेंट मी दैट आई कॉम्प्लीमेंट मेजर एसबी सिंह फॉर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन प्रैक्टिस कैंप। बोला यस योर यूनिट डिड वेरी वेल। तो मैंने कहा दैट इज व्हाट आई वांट। पनिशमेंट इज नॉट इज अ पनिशमेंट इज क्राइटेरिया ऑफ जजिंग ए यूनिट एफिशिएंसी। और मैंने कहा गलती क्या करते हैं ये सोल्जर है, या तो छुट्टी से लेट आते हैं या शाम को 2 पैक दारू पी करके झगड़ा करते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई है ही नहीं। तो वो उसके लिए कभी करते हैं अक्सर, तो आई लोकल पनिशमेंट देता हूँ इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन रेडिंग इन रोजियर। वैसे आई डोंट मतलब स्ट्रिक्ट आल्सो, ऐसी बात नहीं है कि हम उनको ऐसे छोड़ देते हैं, बट ये थोड़ा किसी का करियर ख़राब कर दो, वो हम नहीं करते। मतलब ओके बी केयरफुल बस। तो वैसे तो फील्ड मार्शल मानेक शाह जो थे वो एक बहुत ही जोवियल, बहुत ही स्ट्रेटेजिक, उनका विजन बहुत अच्छा था, हर एक आदमी से मिलजुल कर रहते थे और बात कहने का उसमें एक वो था, अपने बात पर अड़ जाते थे। वो कहते थे कि एक बार कोई किट मेंटेनेंस सलाम चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे बबूरिस हो रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बोलो, उसने मानेक शाह ने कहा डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई पॉलिश माई शूज, आई गॉट 12 पेयर्स ऑफ शूज, यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई पॉलिश एवरी डे। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि कौन सैम दिस ए माइनर पॉइंट। और तो वो उनको हिचकचाते नहीं थे किसी को। वैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का बहुत वर्चस्व बहुत तेज था, लेकिन उनको भी बोल दिया, मना कर दिया था, नो यू कैन फाइंड समबडी एल्स। मेरे को अटैक पे जाना है तो मैं मेरे तरीके से जाऊंगा, आपके तरीके से नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सर, ये मैंने जितना पढ़ा है उनके बारे में उसमें ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि वो जो कहते थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी हो, वो कहने से हिचकते नहीं थे। सेकंड सर मेरा सवाल है कि कोई भी जब व्यक्ति आम इंसान होता है, जो भी आम इंसान होता है वो एग्ज़ाम पास करके आर्मी में जाता है, तो ऐसा कौन सा बीच में समय रहता है जब वो अपने आप को एक सैनिक महसूस करता है? क्योंकि जब एक आम इंसान होता है वो कब अपने आप को एक आर्मी का जवान महसूस करता है? इन ट्रेनिंग के दौरान भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग होती है। उनका जो सिस्टम जो है ना वो ऐसे है कि उस सैनिक को एक तरह का वातावरण ही ऐसा है क्योंकि उनमें अपने आप सैनिक का जज्बा उसमें भर दिया जाता है कि भाई हमको ये सैनिक का जो काम है ये करना है, हमारे को अचीवमेंट करना है। जो भी सैनिक का जो जज्बा है वो उसमें इनकलकेट किया जाता है शुरू से ट्रेनिंग में। आपको खुद को कब लगा कि आप सैनिक बन गए? जब सेना में आप भर्ती हुए
तो एक तो भर्ती का लेटर होगा, भर्ती का प्रोसेस होगा, एक ट्रेनिंग होगी। हो गया उसी दिन समझा कि मैं हो गया। जिस दिन सिलेक्शन हो गया मेरा और एसएसबी में था, मेडिकल हो गया, उसके बाद मैं कॉल लेटर आईएमए में ज्वाइन किया, उसी दिन मुझे हो गया कि यस मैं सैनिक हूँ। और सैनिक का मुझे आज अच्छा उसी दिन से जज्बा, वो जो सैनिक में होना चाहिए गुण, वो मतलब हमारी जो सैनिक में अच्छे होने चाहिए, वही लिटरेचर पढ़ना, वही चीज़ें को अच्छा मोटिवेट करना, वही लिटिल हार्ट को पढ़ना, ये करना, इस तरह का एक तरह का वो वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि वी लिव इन ए टोटली डिफरेंट वातावरण। इसीलिए जो कंटोनमेंट वगैरह है ना वो दूर रहते हैं कि उनका जो वातावरण है वो अलग है, उनका कल्चर ही अलग हो जाता है, उनको काम करने का तरीका ही वैसे हो जाता है कि उनको अपना उद्देश्य को पूरा करना है, मोटो जो है वो सुप्रीम है। तो उसका एक तरह का जैसे ही भर्ती होता है तो सैनिक उसी समय से, अभी जैसे लोग सैनिक भर्ती होते हैं तो उसी समय से वो आजकल हो जाता है कि हाँ भाई मुझे अच्छा करना है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से लोग ट्रेनिंग में घबरा जाते हैं, बहुत से लोग छोड़कर भी आ जाते हैं, तो वैसे है, यू नो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। वो 4 साल में सैनिक बनेगा कि नहीं, वो है मुद्दा। 4 साल में सैनिक बनेगा कि नहीं बनेगा अग्निवीर में? अब ये देखिएगा, ये एक कंट्रोवर्शियल है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ वो ये एक गलत है। ये दिस स्कीम इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सैनिक जो बनता है वो एक छोटी ट्रेनिंग में नहीं बनता, सैनिक बनता 6-7 साल ट्रेनिंग होने के बाद में। ट्रेनिंग एक सिर्फ सेंटर में नहीं होती, ट्रेनिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है, उसके बहुत से कैडर करने पड़ते हैं, प्रमोशन कैडर करने पड़ते हैं और आगे करना पड़ता है, WT कैडर है, ड्रिल कैडर है, वो कैडर्स वगैरह होते हैं, कोर्सेज हैं, वो सब करते हैं, तब जाकर के एक सैनिक कामयाब सैनिक बनता है। 4 साल में ये अग्निवीर बनी हुई है, दिस इज ए नॉट ए करेक्ट, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस। मेरा हो सकता है वो परमाणु की जो भी डिसीजन लिया सोच समझ के लिया होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक सोचने का दायरा है, एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट दिस गोइंग टू इफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन, बिकॉज लाइक झुंझुनू जिला है, वहाँ पर बहुत सब सोल्जर हैं, हर घर में 2-4 सोल्जर हैं, तो उनके जो आय का साधन है वो सोल्जरिंग है, और उसी से उनके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे उनके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और चले गए साइंटिस्ट बन गए। वो क्यों बन गए? फौज के कारण बन गए। आज वो 4 साल में जाएंगे, 4 साल के बाद में आ जाएंगे, उनके रोज़गार ख़त्म हो गया। तो वो एक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो एक उनका बहुत डैमेजिंग फैक्टर होगा। बिसाइड डैमेजिंग द आर्मी, दिस अग्निवीर सिस्टम इज गोइंग टू डैमेज द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द, वो ज़्यादा डेंजरस है, वो एक तरह का, वो दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। बाकी सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जब सेना से रिटायर हो गए तो उसके बाद में अब आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या करते हैं दिन भर में, क्या कुछ, क्योंकि उतना टाइम वहाँ रहे, अब मतलब सेवानिवृत्त हो गए, तो उसके बाद में क्या आपकी लाइफस्टाइल रहती है, क्या करते हैं दिन भर, और जैसे हम जैसे लोग हैं अगर हम सेना में भर्ती हो तो हमारे लिए क्या मैसेज है? मैं जो लास्ट पोस्टिंग थी मेरी अजमेर बीकानेर नसीराबाद में थी, डिप्टी कमांडर ऑफ आर्टिलरी ब्रिगेड। तो वहाँ पर मैंने क्या है LLB कर ली थी, ये रिटायरमेंट होना तो उसके बाद में, और उसके बाद में मैं एडवोकेसी में आ गया। तो अभी जैसे मैं बेसिकली आर्मी के जो केसेस जवानों के हैं वो एडवोकेट का करता हूँ। दूसरा रेगुलर लाइफस्टाइल का जो है, अभी देखिएगा मैं इस एज में भी रोज़ाना 6:15 बजे गोल्फ कोर्स में होता हूँ। 6:15 रेगुलरली आई एम एट द गोल्फ कोर्स, मैं गोल्फ खेलता हूँ। 9 होल या तो 14 होल खेल करके आते हैं, आ करके तैयार वगैरह करना और उसके बाद कोर्ट वगैरह जाना। ये अपना जो सेना के दौरान आपके फ्रेंड्स भी तो रहे होंगे, उनसे बातचीत होती है? तो वो तो होती रहती है सब, वो तो दैट इज इंटरेक्शन चलता रहता है। तो अभी जो सैनिक हैं उनके साथ मिलते रहते हैं, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं तो मिलते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे अभी 71 का जो 16th को फंक्शन करेंगे उसमें हमको बुलाया है, हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे,
तो वो इंटरेक्शन सेना चलता के किस्से और तो सेना के किस्से और उन कहानियाँ वो सब चर्चाओं में रहती होंगी, और हम जैसी जनरेशन है उनको आप मोटिवेट करते होंगे, उनको बताते होंगे कि कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। रिटायरमेंट के बाद भी वो उसी टाइप की लाइफस्टाइल है, वो जीता है, उसी तरह का रूटीन है, फॉलो करना चाहता है, अपने परिवार को भी करवाना चाहता है। मेरे कई दोस्त हैं, उनके फादर हैं, वो सेना में थे, और वो कहते हैं सुबह 4-4:30 बजे उठा देते हैं, क्योंकि उनकी आदत हो गई है, जब छुट्टी पे आते हैं या रिटायरमेंट के बाद भी उनका रूटीन है, वो अपना डिसिप्लिन है आर्मी का, वो घर पे बिल्कुल लागू कर लेते हैं। आप भी करते हैं ऐसा? मैं तो बाकी अपने उन पर छोड़ रखा है, अपने जो दे लाइक मैं तो, मेरी एक लड़की थी वो आर्मी में मेजर थी, अभी छोड़कर आ गई है। और हमारा तो, मेरा जो रूटीन है वो तो आपको बताया, रूटीन बना हुआ है। रूटीन फिजिकली हमारा फौजियों का सबसे बड़ा ये है कि जो रिटायर्ड है मामले, जैसे हमारे तो ये कॉलोनी में रहते हैं, वो अपना फिजिकल का बहुत ध्यान रखते हैं। प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये करना, वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी लोगों से मिलते रहना, इंटरेक्शन होते रहना, बाकी नॉर्मल रूटीन चलता रहता है। लेकिन हम क्या है कि ये नहीं कि हमारे सिविल में भी फ्रेंड हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन होता रहता है आराम से। कोई वो सोचते हैं कि फौजी तो बड़े स्टबर्न होते हैं, एक वन ट्रैक माइंडेड होते हैं, ये होते हैं, इससे कि ये भावना बिल्कुल गलत है। हम हर एक चीज़ से अलाइव हैं, जो आजकल का पॉलिटिकल सिस्टम उसके भी बारे में हमको बहुत अलाइव है। हम आपके टीवी डिस्कशन में पॉलिटिक्स वगैरह के सुनते रहते हैं, हम शायद उनसे भी ज़्यादा हम बता सकते हैं। तो क्या है कि हम ये नहीं कि हम टोटल आइसोलेटेड लाइफ नहीं जीते। रिटायरमेंट के बाद में हमको पूरे हर एक चीज़ का पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, ये है कि हम इंटरफेयर नहीं करते जो सिस्टम अपना दूसरे की जीवन शैली में या दूसरे के जो हमारे को नहीं करना चाहिए, वहाँ पर हम अननेसेसरली वी डोंट पोक आवर नोज। बाकी है जो सिस्टम अपना अपना काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसी में हम बिलीव करते हैं कि एवरीवन मस्ट डू हिज ओन ड्यूटी। दैट इज ए बेसिक और अपना आदमी जो ड्यूटी अपना ठीक नहीं कर पा रहा, दैट आई थिंक इज अनफेयर। ए मैन शुड बी एबल टू डू हिज ड्यूटी well and with total dedication, whatever duty it is, and then only he can succeed in life. Because कभी भी आप ये सोचो कि नहीं या ये नहीं मैं दूसरे करूँगा वो ज़्यादा कामयाब होगी, नो। फर्स्ट वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, मस्ट एग्जीक्यूट योर टास्क विद टोटल, डेवलप ए कॉन्शियसनेस that whatever you are doing with full dedication and full devotion and with all your ability. तभी आदमी आप आगे बढ़ पाओगे और तभी आदमी आगे बढ़ पाता है। दैट इज आवर बेसिक फिलोसफी। सर, आपको कौन सा देशभक्ति गाना पसंद है? ये मुझे तो सबसे अच्छा गाना तो ये लगता है वो लता मंगेशकर का जो है, मेरे आंख में भर दो पानी, दैट सॉन्ग आई जो शहीद हुए हैं उनकी जरा बाकी याद तो करो कुर्बानी। लाइक दिस दिलीप कुमार songs that I prefer actually like. But otherwise I'm not very, I read some of this, Dilip Kumar, he writes that, ये फिल्मों के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना चाहिए. Dilip Kumar writes in that once he was traveling on the aircraft with an old man sitting and he was just reading magazines one after other. So I just asked him, do you see film? So he said, yes, I saw film about 3-4 months back. So he was just again started reading film. So he was just not interested. And everybody else in the aircraft was looking at me. Everybody else, and he was just not bothered. तो बोलता है हम खत्म हो गए. तो बाद में बोला, नाइस ट्रेवलिंग विद यू, आई एम दिलीप कुमार. बोलता आई एम जी टाटा. So your small things one should not indulge. One should live a meaningful life. A meaningful life should be there, and meaningful life comes only if you read good books, if you interact with good people, if you are devoted towards your work, and that's how you develop your culture.
and one should never feel that any job is bad or it is mean. One should never feel कोई भी है हर एक and should try and help the people. Nature, as that man is in this state because that man did not get opportunity. I am in this stage because I got the opportunity. So if probably he could have got the opportunity, he could have also been there. So वो चीज़ों का एक होता है. एक सवाल और है सर मेरा आपसे, जैसे आजकल ना जनरेशन गैप का बड़ा एक मुद्दा चल रहा है. लोग कहते हैं भाई जनरेशन गैप है हमारे और आप लोगों के बीच में. तो अब जैसे हम आज के यंगस्टर हैं, हम अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ जो हमारा था, उसमें हम फन करने के लिए दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवीज देखना, ये हमारे लिए फन हुआ करता है. जनरेशन गैप इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं जी, इट इज के लिए इज नॉट द यूथ विच इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, It is the elders who are responsible. They are not teaching the correct thing to the young people. They are responsible and they are creating the generation gap, not the. तो आजकल खैर वैसे स्टूडेंट्स वगैरह भी, बट स्टूडेंट्स वगैरह को गाइड करना है वो ज़रूरी है. बिल्कुल. और आज देखिएगा, आई वुड लाइक टू से इंडिया डजंट हैव very armament. The biggest, what is the biggest asset of India? Biggest asset of India is intelligent people. Today, more than 30% scientists in America, in ISRO are Indians. You go to, I went to, for last 2 months I was in States. There are so many Indians having, in San Francisco, the software is a software belly of Silicon Valley. All the are Indians. They are running all the companies. Google Sundar Pichai. CEO Pichai is a Indian. This vice president is American Indian Indian origin. British Prime Minister is. So we have the talent. Only thing we do not have opportunity. We need to have good schools, good education system. That is lacking. That of course will take time. People like you are there who should educate the society and bring out all the vices should be brought out so that they are curbed and good things percolate. एक चर्चा अधूरी रह गई और आप सभी के लिए जानकारी के लिए भी कि परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, नाम आपने सुना है, उनके परिवार की पेंशन का एक मामला था और कर्नल साहब ने उसको एडवोकेसी दी आर्मी ट्रिब्यूनल में और उसको उस मुकाम तक पहुंचाया. चलते चलते मैं वो किस्सा ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा, कैसे वो मामला सामने आया था और क्या घटनाक्रम था. क्या है, शैतान सिंह के एक लड़का है नरपत सिंह, उनकी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने उनका काफ़ी मदद की थी. उनकी जो विडो थी सुगन कंवर, उनको पेंशन दी. तो क्या है कि नॉर्मल पेंशन उसको गलती से दे दी. उन्हें कोई परवाह नहीं कि जो मिलता है मिल रहा है. हमारे सैनिकों में सबसे बड़ा ये एक वो है कि जो मिलता है वो सही मिल रहा है, कि क्योंकि ऊपर वाले जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, तो वो भी सोचे कि सब मिल रहे हैं. तो एक बार जो अपना जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी थे वो जा करके उनको मिलने गए. उनको बोला मैडम आपको क्या पेंशन मिलती है, आपका पीपीओ वगैरह दिखाओ मेरे को. तो उन्हें जब देखा तो बोला आपको तो नॉर्मल पेंशन मिल रही है, आपको तो वारंटी वो लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए. लिबरलाइज फैमिली पेंशन इज द सैलरी विच यू आर ड्राइंग एट द लास्ट टाइम ऑफ दैट रैंक. तो बोला वो मिलनी चाहिए. तो उनने फिर उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया. मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट वगैरह लाओ आप. तो फिर हमने क्या है आर्मी ट्रिब्यूनल में केस लगाया. तो पहले तो आर्मी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि आर्मी अथॉरिटीज टू कंसिडर द केस अगेन एंड पे नेसेसरी ड्यूज. तो आर्मी अथॉरिटीज ने
अभी उसको गलती को कौन माने, तो नहीं माना तो बोला सही है। फिर हमने दोबारा लगाया तो फिर वो फटाफट जब केस लगाया तब पता लगा कि हाँ गलती है, तो फिर फटाफट उनको पेमेंट हुआ। नहीं, कुछ पेमेंट नहीं हुआ, 96 के पहले बाद का दिया, पहले का नहीं दिया। तो फिर पहले वाला भी अभी ऑर्डर किया है, तो वो भी अभी नरपत सिंह को शायद मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, तो हो जाता है। चलते चलते कर्नल साहब, हमारी टीम की ओर से, हालांकि बहुत ज़्यादा सुर किसी का सही नहीं है, बहुत ज़्यादा सुरीली नहीं है हमारी टीम के अंदर, आवाज़ किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर कौन सा ऐसा गाना देशभक्ति का आप सुनना चाहेंगे जो हम आपको और आपके ज़रिए तमाम सैनिकों को डेडिकेट करना चाहें? देशभक्ति का तो देखिएगा गाना, मुझे तो वही ज़्यादा लता मंगेशकर का है, वो काफ़ी पिंच करता रहता है, बिकॉज दैट सॉन्ग इज़ रियली, उस सॉन्ग आई बिलीव इवन पंडित नेहरू started weeping actually the moment he heard that song, and that reminds those 62 debacle and all these things. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय 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 हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ में कर्नल एसबी सिंह आप जुड़े। और सेना का जज्बा मन में होना चाहिए, लेकिन हर किसी को सरहद पर भारत माता की सेवा करने का वो मौका नहीं मिलता। बहुत नसीब वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके कंधों पर उस वक्त ये मौका मिलता है। तो ज़ाहिर तौर पर हर कोई सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन हम इंसानियत के सिपाही ज़रूर बने। वो किसी ने लिखा है कि तुम सरहद के सेनानी, हम थामे इंसानियत की कमान, साथ साथ यूं ही चलते रहे तब महफूज रहेगा हमारा हिंदुस्तान। जय हिंद, नमस्कार। अब आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साहब विशाल जी को मैं पहले से जानता हूं, और आपने मुझे अवसर दिया बातें करने का, बहुत खुशी हुई, और थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल, ओब्लाइज, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वी आर ग्रेटफुल कि आपकी वो स्टोरीज हमें जानने का मौका मिला।